हम लोग आरएससी में चैप्टर 2 वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो स्टार्ट किए थे और वो जो है आइडियल या थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल से किस प्रकार डिफरेंट है, उसके रीजन जो है मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब जो है हम वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बेसिक्स हैं, पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिक क्या है कि हमने जो है पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था डोम के बारे में। डोम में क्या बताया हुआ था? डोम में आपका यहाँ पे मैं टूल यूज कर ले रहा हूँ एज ए ब्रश। ठीक है, अब देखिए हमने जो है कि डोम में बताया हुआ था कि लाइक ये आपका डोम हुआ। मैं टीएच डायग्राम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो है टीएच डायग्राम पे, ठीक, मैं आपका ये डोम बता रहा हूँ। ये आपका क्या है? डोम है। अब डोम में हमने कुछ रीजन को जो है डिफाइन किया हुआ था कि डोम के बाहर मीन्स आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे ये क्या आपका है? क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके इधर जो ये वाली जो लाइन है, इसको सेचुरेटेड वेपर लाइन, सॉरी सेचुरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं इसको। और इस वाली लाइन को हम लोग जो है सेचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। ठीक है, मीन्स इसको SLL कहते हैं, इसको SVL कहते हैं। अब क्या है कि हमने जो है कि पिछली क्लास में बताया हुआ था कि ये जोन होता है सब कूल्ड लिक्विड जोन और ये सुपर हीटेड स्टीम जोन होता है। ठीक है, और ये जो डोम के अंदर है ये मिक्स्ड रीजन होता है। इसमें वेपर प्लस जो है लिक्विड दोनों जो है कि इसमें होता है। बट जो है कि इस लाइन पे अगर कोई मान लीजिए कोई वर्किंग सब्सटेंस है तो उससे जो है हम लोग इस लाइन पे ये लाइन, इस लाइन पे अगर कोई वर्किंग सब्सटेंस है तो वो सेचुरेटेड लिक्विड कहलाएगी। अगर इस लाइन पे वर्किंग सब्सटेंस है तो वो जो है सेचुरेटेड वेपर कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको जानना ज़रूरी है। हमने जो है वेपर कंप्रेशन साइकिल जो आइडियल साइकिल में मैंने जो बताया हुआ था टीएच डायग्राम का जो ग्राफ बना था, लाइक इस तरीके से कुछ बना हुआ था कि ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता था और इस तरीके से ऐसे जाता था, फिर यहाँ पे ऐसे होकर फिर जो है इसी तरह स्ट्रेट चला जाता था और फिर ऐसे आकर यहाँ पर मिल जाता था। तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, और ये 3 है और ये आपका 4 है। तो कुछ इसी तरीके से वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका ये साइकिल जो है, ये आपका साइकिल जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में मैंने जस्ट बताया था कि साइकिल जो है कब वर्क प्रोड्यूस करेगी, कब कंज्यूम करेगी। मैंने इसको जो है क्लियर किया हुआ था कि जब साइकिल क्लॉकवाइज चलती है तो वहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता है, और वही साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो वहाँ पे वर्क कंज्यूम होता है। तो आपका यहाँ पे जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो वर्क कंज्यूम होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो कि पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले जो है हम जो है सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग को डिफाइन करना चाहेंगे, जो कि इसका जो है कि यूज है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए हम लोग जो पॉइंट 1 से कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसर में पॉइंट 1 पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सेचुरेटेड वेपर है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है मैंने जैसा कि बताया हुआ था कि जो कंप्रेसर होता है ओनली यूज्ड फॉर गैस। ठीक है, बट पंप जो होता है ओनली यूज्ड फॉर
जो है लिक्विड, ठीक है। बट स्टेट 1 पर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सैचुरेटेड वेपर है, मीन्स फुल्ली गैस है, ठीक है। और जो है उसको जो है हम लोग कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे, ठीक है। आइडियाबेटिकली हम लोग जो है कंप्रेसर में 1 से 2 क्या करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस को कंप्रेस करेंगे। अब होता क्या है यहाँ पे कि अब जो है हम लोग जो है कि पॉइंट 1 को थोड़ा सा हम लोग सुपर हीटेड जोन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। सुपर हीटेड जोन में लेके जाकर तब जो हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो होता क्या है कि पहले से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यानी अब जो है 1 डैश कर दीजिए, यानी अब 1 पे क्या है, सैचुरेटेड वेपर है। आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है 1 पे सैचुरेटेड वेपर है। अब जो है कि यहाँ पे 1 डैश पे आपका जो है वो किस में चला गया, सुपर हीटेड जोन में, ठीक है। तो सुपर हीटेड स्टीम जो है यहाँ पे 1 डैश पे है। अब जो हम इसको कंप्रेस करेंगे तो लाइक इस तरीके से कुछ जो है आपका ये 2 डैश यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना जो है आपका वर्क बढ़ जाता है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। आपका जो है इतना आपका क्या हो जाता है, वर्क कंप्रेसर में बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो वर्क बढ़ गया, बट यहाँ पे देखिए ये जो हमें जो वर्क मिलता था, ये देखिए 4 से 1 डैश, 4 से 1 डैश जो है आपका रेफ्रिजरेशन जो है इफेक्ट मिल रहा है। यानी 4 से 1 जो है हीट एब्जॉर्ब होती है जहाँ पे आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पाना होता है। सपोज दैट आपका ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है जो कि रूम से हो रही है, ठीक है। तो रूम में जब आपका जो है कि लाइक एसी लगा होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि हीट एनर्जी को ये जो है एब्जॉर्ब करती है। ये कहाँ से कहाँ तक, 4 से 1 तक। पहले क्या होता था, पहले तो यही हमने कहा था ना कि 1 से जो है सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस किया जाए। तो पहले जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता था 4 से 1 मिलता था, बट हमने क्या किया, जो सैचुरेटेड वेपर जो आपका स्टीम है उसको मैंने क्या किया, सुपर हीटेड में लेके गया। अब सुपर हीटेड जोन में लेके जाकर उसको मैंने कंप्रेस किया। तो अब इसका मतलब 4 से 1 डैश तक जो है आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। इसका मतलब पहले तो 4 से 1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 4 से 1 डैश मिल रहा है, यानी पहले की तुलना में अधिक मिल रहा है। बट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में तो जो कि वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी तुलना में ये जो आपका कंप्रेसर जो वर्क है उसमें जो वृद्धि हुई है अधिक हुई है। तो फाइनली आपका जो सीओपी होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो और सीओपी आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय कम जो वर्क नेट। तो वर्क नेट आपका वो जो है कंप्रेसर वर्क जो आपका वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सीओपी क्या होता है, सीओपी जो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। और अपान वर्कनेट होता है, वर्कनेट मतलब जो आपका कंप्रेसर का वर्क होता है। अब जो है हमने अभी जस्ट बताया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कम वृद्धि होती है एज कम्पेयर टू वेपर कंप्रेसर वर्क, ठीक है। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वृद्धि होती है किसमें, कंप्रेसर वर्क में। तो फाइनली ओवरऑल आपका सीओपी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे हमने सुपर हीटिंग किया। तो ये सुपर हीटिंग कैसे होता है, तो ये आपका सुपर हीटिंग आपका
जो इवोपरेटर में किया जाता है। वो इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, उसको कुछ ज़्यादा समय तक हम लोग रखते हैं, जिससे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो टाइम वो अधिक हो जाता है, और वो सैचुरेटेड वेपर में ना जाकर वो सुपर हीटेड जोन में भी चला जाता है, लाइक लाइक 1 ठीक है। अब क्या है कि ये तो आपका सब सुपर हीटिंग हो गया। अब मैं सब कूलिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सब अब अगर सब कूलिंग करना हो तो एक काम करिए, हम लोग जो है इसको यहाँ पे जो ये इस टू से और थ्री, 2 से 3 में आपका क्या है, एज ए कंडेंसर लगा है, या फिर मैं फाइनली लेके चल रहा हूँ 2 से 3 2 से 3 पे आइए। अभी यहाँ पे जो है आपका कौन सा डिवाइस लगा है, कंडेंसर लगा है। तो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है ये 3 जो है, अब 3 को हम लोग 3 तक ला देते हैं। इसमें कहने का मतलब 2 से लेके 3 तक जो हीट एनर्जी जो रिजेक्ट होती है किस डिवाइस में, कंडेंसर डिवाइस में। तो कंडेंसर डिवाइस में हम लोग जो है जो कूलिंग मीडियम होती है, वहाँ पे हमने बताया था एज यू विश, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या वहाँ पे यूज कर रहे हैं। या तो वो एयर यूज कर सकते हैं, या फिर कूलिंग जो है कि वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर या एयर यूज कर सकते हैं। तो बढ़ा देते हैं। तो पहले के का पे जो है जो रेफ्रिजरेंट से हीट एनर्जी रिजेक्ट होगी वो अधिक होगी। तो वो 3 पर ना जाकर वो अब हीट एनर्जी पहले की तुलना में हीट एनर्जी जो अधिक रिजेक्ट होगी, तो वो किस जोन में आ जाएगा, वो आपका चला आएगा सब कोल्ड लिक्विड जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो है किस रीजन में आ गए, सब कोल्ड लिक्विड जोन में आ गए। अब वहाँ से हम लोग एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जो है हम लोग रेफ्रिजरेंट को एक्सपांड करेंगे। तो वो कैसे आता है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 हो गया, ठीक है। ये आपका 4। तो पहले आपका क्या था, पहले आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता था वो क्या था, 4 से 1, ठीक है। लेकिन अब जो है सब कूलिंग हमने कराया, सब कूलिंग का मतलब जो 2 से 3 पे आ रही थी, 3 पे का मतलब सेचुरेटेड लिक्विड पे आ रही थी। अब हमने हीट रिजेक्ट ज़्यादा करा दी, तब वो सेचुरेटेड लिक्विड से ना होकर वो सब कोल्ड लिक्विड जोन में आ गई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट एनर्जी तो जो है कि अधिक रिजेक्ट होगी, क्योंकि मैंने कंडेंसर में एयर या वाटर की मात्रा अधिक जो है कि रख दी एज कंपेयर टू प्री, मतलब पहले की तुलना में, ठीक है। पहले की तुलना में हमने जो है वाटर या जो एयर हमने जो है कूलिंग मीडियम जो यूज किए थे वो अधिक रख दिया, उस दैट्स वाई जो है हीट रिजेक्शन जो है पानी की तुलना में अधिक होने लगी, जिसके वजह से सेचुरेटेड लिक्विड मतलब 3 पे ना आकर 3 पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हुआ क्या, फाइनली फाइनली आपका जो है जो कि पहले क्या था, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1 होता था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1, यानी कि आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कि बढ़ गया एज कम्पेयर टू प्री, यानी पहले की तुलना में आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो फाइनली हमें यही देखने को मिला कि आपका सब कूलिंग और सुपर हीटिंग क्या होता है, आपको जो है मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। जिसमें कि सुपर हीटिंग में क्या होता है, सुपर हीटिंग में जो इवोपरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस है, जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, वो जो है उसमें जो है हीट एनर्जी को जो है कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करा देते हैं। मतलब अ, जो रेफ्रिजरेंट होता है, मैं ज़्यादा समय तक इवेपोरेटर में रखता हूँ, जिसके वजह से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
इस वजह से जो है जो है सैचुरेटेड सॉरी जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड जोन में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, और सब कूलिंग का क्या होता है, हीट एनर्जी ज़्यादा रिजेक्ट करा दीजिए तो आपका जो है उतना हमें जो कि मिल जाता है। तो फाइनली क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ हमें और भी बताना चाहेंगे कि हमने तो सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों साथ में करा दिया, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, हम लोग सुपर हीटिंग ना करके केवल सब कूलिंग करते हैं। ठीक है, तो सब कूलिंग करते हैं तो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और जो है वहाँ पे जब हम सुपर हीटिंग भी करते हैं सुपर और सब कूलिंग भी करते हैं तो जो है सीओपी हमारा जो है फाइनली बढ़ जाता है। तो हमको यहाँ तक कि ये क्लियर हो गया, मतलब हमारी उम्मीद से ये मतलब जो है कि आपको अभी तक मैंने जो है सुपर हीटिंग और जो है सब कूलिंग को बताया हुआ है कि क्या होता है। और अब इसी का जो है मैं यूज करूँगा आपका एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल को समझाने में। ठीक है, अब देखो, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम को जो है मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये देखिए, आपका ये साइकिल जो है एक्चुअल एक्चुअल कंप्रेशन साइकिल है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, अब ये एक्चुअल है। ठीक है, और क्या था वो मैंने जस्ट अभी बताया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम लोग जो है यहाँ पे समझेंगे कि जो प्रोसेस 1112, ध्यान से देखिएगा, 1112, देखिए ये चीज़ आपका यहाँ पे 11 है, ये 1 है, ये 2 है, तो प्रोसेस 1112। तो अब इस दौरान क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है थ्रू द इवोपरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट जब इवोपरेटर के थ्रू आपका जो पास होता है तो वहाँ क्या होता है, सबसे फान पहली बात क्या होता है कि जो पॉइंट 11 है ये इवोपरेटर में यहाँ पे जो है रेफ्रिजरेंट एंट्री कर रहा है, और पॉइंट 2 है यहाँ पे इवोपरेटर से जो है रेफ्रिजरेंट जो है कि एग्जिट हो रहा है, यानी कि उसका जो है वो आउट, मतलब रेफ्रिजरेंट आउट हो रही है। ठीक है, अब फाइनली ये मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि 11 से 2, यानी पॉइंट 11 से 2 तक आपका यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रोसेस के दौरान आपका जो है हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द रूम। तो रूम में आपका जो एसी लगा होता है, तो एसी क्या करता है, एसी वही जो है इवोपरेटर में हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जितना एसी जितना जो है रूम से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हमको जो है रूम में ठंडक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है पॉइंट वन वन पर एग्जिट ना होकर वो 2 पर होता है, यानी 1 पर आउट ना होकर 2 पर होता है। इसका मतलब 2.2 किस रीजन में, सुपर हीटेड जो है कि जोन में है। सी ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम जोन में है। तो इसका कारण क्या है, यानी ये जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड जोन में क्यों चली गई, इसका देखिए यहाँ पे 3 कारण है। पहला कारण क्या था, मतलब पहला कारण ये होता है कि ये जो आपका सक्शन लाइन होता है, आपका जो सक्शन लाइन होता है इसके थ्रू जब आपका जो है, अब सक्शन लाइन क्या होता है, सक्शन लाइन जो होता है ये कनेक्ट करता है किसको, इवेपोरेटर टू कंप्रेसर। ठीक है, तो जब इवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन से पास होती है
तो वहाँ पे जो होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, यू हैव आल्सो नो अबाउट रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। दैट टाइम पे रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से सक्शन लाइन से जब क्रॉस होती है तो वो एटमॉस्फियर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉइंट 1 पर आउट ना होके पॉइंट 2 पर आउट होती है, ठीक है। एक रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जस्ट आफ्टर इवोपरेटर, तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, वो जो है इवोपरेटर के जो है कि इवोपरेटर की जो इंटरनल हीट ट्रांसफ़र सरफेस होती है, वहाँ से हीट एनर्जी को जो कि एब्जॉर्ब करके भी जो है पॉइंट 1 पे ना आउट होके पॉइंट 2 पे आउट होती है, ठीक है। और तीसरा कारण क्या है कि अब जो रेफ्रिजरेंट जो है 11 पे यानी इवोपरेटर में एंट्री करती है, तो उसके पहले जो है एक्सपेंशन वाल्व जो है रेफ्रिजरेंट के अमाउंट को कंट्रोल करती है। तो एक कारण यह भी बन जाता है, ठीक है। कंट्रोल का मतलब इसको जो है जो इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट पास होता है, रेफ्रिजरेंट में जो एंट्री करता है, मतलब सॉरी, रेफ्रिजरेंट जो है इवोपरेटर में एंट्री करता है, तो उसकी अमाउंट को जो है एक्सपेंशन वाल्व कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो अमाउंट की जो मात्रा है वो तो फिक्स हो गई। वो हीट एनर्जी जितनी ऑब्जर्व करती जाएगी, उतना ही जो है वहाँ पे हीट एनर्जी जो है कि मतलब एब्जॉर्ब करके वो सुपर हीटेड स्टीम जोन में चले जाती है, यानी सुपर हीटेड जोन में चली जाती है। अब देखिए, ये तो कारण हो गया सुपर हीटेड स्टीम जोन में जाने का। अब पॉइंट 2 क्या है, पॉइंट 2 से 3, पहली बात ये है कि पॉइंट 2 पे जो है रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है वो इवोपरेटर प्रेशर है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ 2 से जो है एंट्री करता है कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर में जब एंट्री करता है तो तो उसमें सक्शन वाल्व लगा होता है। तो सक्शन वाल्व में जो है कि जब रेफ्रिजरेंट पॉइंट 2 से एंट्री करता है, तो घर्षण के कारण ड्यू टू फ्रिक्शन द लॉस ऑफ प्रेशर मीन्स प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि 2 से 3 प्रेशर जो है कि ड्रॉप होता है, तो आपका पॉइंट 2 पर इवोपरेटर प्रेशर होता है, पॉइंट 3 पर सक्शन प्रेशर होता है। इसी डिफरेंस के कारण आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एंट्री करता है इन द कंप्रेसर थ्रू द सक्शन वाल्व। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो आपका जो रेफ्रिजरेंट पॉइंट 2 से जब एंट्री करता है कंप्रेसर में, तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हुआ, एक प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। यही प्रेशर डिफरेंस के कारण ही टोटल जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेसर में एंट्री कर जाता है। अब क्या होता है, पॉइंट 3 पे रेफ्रिजरेंट आ गया। अब वहाँ पे जो है कि इवोपरेटर में, सॉरी, कंप्रेसर में जो है कि बिफोर द कंप्रेशन जो है कि आपका रेफ्रिजरेंट जो है हीट एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, किससे, कंप्रेसर के वॉल से, ठीक है। इसका मतलब जो है सक्शन वाल्व के थ्रू कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट एंट्री किया, बट कंप्रेशन प्रोसेस के पहले जो है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कंप्रेसर वाल्व। तो वहाँ से जो है स्टार्टिंग में कंप्रेशन से पहले कंप्रेसर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है कौन, रेफ्रिजरेंट। और जैसे ही रेफ्रिजरेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो आपका रेफ्रिजरेंट पॉइंट 3 से पॉइंट 4 चला जाता है, ठीक है। इसी यानी इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया। और इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि आपका सुपर हीटेड स्टीम जोन में जो है रेफ्रिजरेंट लाइज कर रहा है,
ठीक है। तो वहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया था कि आउट ऑफ डोम हमें वी सो सब सुपर सॉरी कूलिंग एंड हीटिंग, ठीक है। ये दो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ द डोम, बट इन द डोम वी सो two phases, means liquid and vapor both phase involved in the inside the dome, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 से 4 आपका टेम्परेचर बढ़ा बिकॉज ड्यू टू द गेन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द कंप्रेसर वाल, ठीक है। अब देखिए पॉइंट 4 से कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ से 4 से 5 पॉइंट तक कंप्रेशन जो है कि होता है। तो ये अब कौन सा यहाँ प्रोसेस है, मैंने जो है कि आइडियल जो है वेपर कंप्रेसर साइकिल में बताया था कि आइडियाबेटिकली होता है, मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ रहे हैं, तो रियल में क्या होता है यहाँ पे, न तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और न ही आपका जो है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो होता क्या है, तो हम जनरली कह सकते हैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इसलिए हम लोग जब जो है आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल में जब हम लोग कंप्रेशन करते थे तो स्ट्रेट चला जाता था, क्योंकि प्रोसेस क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट ना जाके लाइक कर्व टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक है, फाइनली हुआ क्या, 4 से 5 कंप्रेशन प्रोसेस हुआ। अब क्या होता है अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 4 तक तो हमारा रेफ्रिजरेंट पहुँच गया। अब यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट में क्या हो रहा है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए आफ्टर कंप्रेशन जो है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू कंप्रेसर वाल, ठीक है। तो डिस्चार्ज से पहले जो है रेफ्रिजरेंट हीट एनर्जी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू कंप्रेसर वाल। तो टेम्परेचर जो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, यू हैव आल्सो नो अबाउट जो है कि हीट एनर्जी डिफरेंस, यानी किस यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो जिसकी वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू कंप्रेसर वाल, ठीक है। अब जो है कंप्रेसर वाल्व को जो है रेफ्रिजरेंट से हीट एनर्जी जाएगी, तो अब रेफ्रिजरेंट का जो है टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कूलिंग हो रही है, सेंसिबल कूलिंग हो रही है। यहाँ पे 3 से 4 सेंसिबल हीटिंग हो रही है, 4 से 6 आपका सेंसिबल कूलिंग हो रही है। यहाँ पे हीट एनर्जी जो है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू कंप्रेसर वाल, बट 3 से 4 हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम कंप्रेसर टू कंप्रेसर वाल टू रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो हम लोग फाइनली 5 से 6 आ गए। अब देखिए 6 पे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे ये डिस्चार्ज प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर से जो है रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसलिए डिस्चार्ज प्रेशर है। लेकिन 7 पे आपका कंडेंसर प्रेशर है। आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें कंडेंसर लगा होता है, यहाँ पे कंप्रेसर वाल लगा होता है, यहाँ पे इवेपोरेटर लगा होता है, और यहाँ पे आपका जो कंप्रेसर लगा होता है। तो वही चीज़ आपको हम जो है कि क्लियरिफाई करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये प्रेशर डिस्चार्ज है, और ये प्रेशर कंप्रेसर प्रेशर जो है कंडेंसर का है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन प्रेशर कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है
6 to 7 जो है कंडेंसर में एंट्री करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तब तक रेफ्रिजरेंट का फ्लो नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 2 से 3 दिखाया है। यहाँ पे भी देखिए 2 से 3, यहाँ 6 से 7 दोनों जगह प्रेशर डिफरेंस के कारण ही रेफ्रिजरेंट का फ्लो हो रहा है इन द डिवाइस। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मैंने मतलब स्पष्ट करना चाहा कि 6 से 7 आपका जो है ये जो है डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू एंट्री करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग 7 पे आ गए। पॉइंट 7 पे कंडेंसर में एंट्री करता है। ठीक है, अब देखिए कंडेंसर में सबसे पहली बात जो है सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम जो है या सुपर हीटेड वेपर जो है उसका क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग होता है पहले किसमें, कंडेंसर में। इसलिए देखिए यहाँ पे 7 से 8 क्या होता है, 7 से 8 आपका सेंसिबल कूलिंग होती है इन द कंडेंसर, बिकॉज आपका जो है पहले रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड स्टीम जोन में था। ठीक है सॉरी। अब क्या होता है यहाँ पे कि आपका जब सुपर हीटेड वेपर जो है वो उसका जब सेंसिबल कूलिंग होता है तो वो सेचुरेटेड वेपर लाइन पे आ जाता है। तो वो किस फेज़ में हो जाता है, सेचुरेटेड वेपर फेज़ में हो जाता है 0.8 तक। ठीक है, अब यहाँ से अब क्या होता है, सेचुरेटेड वेपर से जो है लैटेंट हीट का जो है निष्कासन होता है। ठीक है, और वो भी निष्कासन मतलब जो कि हीट रिजेक्ट होती है, और वो रिजेक्ट लैटेंट हीट होती है। क्योंकि और लैटेंट हीट क्यों कहा गया, क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट रह जाता है किसका, रेफ्रिजरेंट का। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो है रिजेक्ट होती है कंडेंसर में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं 9 पे करके छोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 9 पे करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया तब तो पहले हमें तो जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं सब कूलिंग करा दूँ तब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू पहले की तुलना में। ठीक है, यानी पूर्व की तुलना में, पहले की तुलना में। अब देखिए आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि पहले तो यही हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड जोन में चली गई है। लेकिन इसकी तुलना में कंप्रेसर में वर्क ज़्यादा जो कि ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, इसलिए सीओपी कम हो गई। लेकिन मुझे सीओपी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कूलिंग कर दीजिए। इसलिए 9 से मैं 10 पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने सब कूलिंग कराया और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि किस जोन में आ गया है रेफ्रिजरेंट, सब कूल्ड लिक्विड जोन में आ गया। अब मैं जो है एक्सपेंशन वाल में इसको जो है इसको एक्सपांड कराऊंगा तो यहाँ से जो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आ गए पॉइंट यहाँ पे। अब होता क्या है कि पॉइंट 10 से 11 हम लोग आ गए। अब जो है यहाँ से यहाँ तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा अब देखने को मिला। अगर हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते तो तब कम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता। लेकिन अब हम लोग सब कूलिंग करके तब जो है ड्रॉप किया, एक्सपेंशन वाल में मतलब एंट्री करा है। तो वहाँ पे एक्सपांड होने के बाद जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कि ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तब हमारा सीओपी फाइनली बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका कौन सा डायग्राम है। ठीक है,
टीएच डायग्राम में क्या हमें देखने को मिला? टीएच डायग्राम में आपका ये साइकिल जो यही साइकिल जो है वेपर एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, ठीक है। कुछ बुकों में जो है जो है यहीं से जो है ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। लेकिन हमको सीओपी भी तो बढ़ाना है। अगर सीओपी नहीं बढ़ा तो मेरे फिर इस साइकिल का यूज करने का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम लोग सब कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप हम लोग जो है 9 से ना ड्रॉप करके हम लोग 10.10 से ड्रॉप करते हैं, ये 0.10 है, ठीक है। तो ये है वेपर एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज़ पीएच डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये देखिए ध्यान से, पीएच डायग्राम में आपका 0.1 देखिए पहले हम लोग जो है कि यहाँ पे जो कंप्रेसर में हम लोग जो क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं, तो 1 से 2 कंप्रेस किया हमने, ठीक है। और पहले मैं साइकिल आपको आइडियल साइकिल दिखा दूँ और रियल साइकिल दिखा दूँ। तो ये जो है ये आपका अंदर वाला जो डॉटेड डॉट बना, ये डॉट डॉट वाला है, ये आपका आइडियल साइकिल है। बट हम लोग एक्चुअल वेपर कंप्रेसर साइकिल पढ़ रहे हैं, ये रियल साइकिल कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो देखिए, तो 1 से 2 क्या किए हम लोग कंप्रेसर में कंप्रेस किए, और फिर फाइनली 2 से 3 क्या हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ। आप यहाँ पे देखिए, प्रेशर का मतलब ये सीधे ऐसे ना जाकर ऐसे गया है, यानी प्रेशर ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्रेशर ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यानी प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस, इसको भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 0.1 पे जो है 0.1 से 2 जब मैं रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया, अब आप आफ्टर कंप्रेशन 2 से 3 जो है कंडेंसर में प्रेशर ड्रॉप होता है। फिर 3 से 4 जो है इस तरीके से लाइक एक्सपेंशन वाल में जो है हमें देखने को मिलता है। ये इसी को हम लोग जो है हम क्या कहते हैं, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए 4 से 1, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है 11 से 3, सॉरी हाँ 11 से 3। इसका मतलब यहाँ पे 0.11 से 3 क्या लगा है, कंडेंसर लगा है, सॉरी इवेपोरेटर लगा है। और 2 से 3 क्या लगा है, और यहाँ पे पीएच डायग्राम में हम बता रहे हैं तो 4 से 1 आपका जो है कि इवेपोरेटर लगा है, 2 से 3 आपका जो है क्या लगा है, कंडेंसर लगा है। तो दोनों में प्रेशर ड्रॉप होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप को कैसे दिखाया गया है, ये देखिए ये ऐसे प्रेशर ड्रॉप हुआ है, 4 से 1 ऐसे प्रेशर ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो हो गया पीएच साइकिल, ठीक है। और अगर देखना ही है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये चीज़ देखिए, ये आपका है प्रेशर लॉस इतना, और ये वाला जो दिखाया गया है ये आपका है प्रेशर लॉस, किसमें, सक्शन लाइन प्लस जो इवोपरेटर है, ठीक है। इसमें भी ये यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन यहाँ पे है और कंडेंसर है, तो उसमें भी प्रेशर ड्रॉप होता है। तो फाइनली हमको देखने को मिला ये रियल साइकिल, ये एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। अब मैं आपको जो है बाई थ्योरी आपको चीज़ समझा दे रहा हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पे इस जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है जस्ट वही चीज़ें सब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है 1112, यानी 1112, यहाँ से देखिए 1112। इसमें क्या होता है, इसमें
जो इवोपरेटर होता है, मतलब जो इस प्रोसेस में जो है रेफ्रिजरेंट जो है इवोपरेटर से फ्लो होता है, ठीक है। तो 0.1 मत करना, 0.11 कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे 0.2 होगा। तो 0.11 से जो है इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है और 0.2 पे जो है रेफ्रिजरेंट जो है इवोपरेटर से एग्जिट करता है। यहाँ पे देखिए एग्जिट करता है। और किस फेज में जाके एग्जिट करता है? सुपर हीटेड फेज में, सुपर हीट फेज में, यानी जो है अतितप्त में जो जाके जो है अतितप्त अवस्था में जाके एग्जिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 ना करके 0.2 कर लेना। यहाँ पे 11 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब देखिए इस सुपर हीटिंग जोन में जाने का मैं रीज़न भी लिख दिया हूँ। सक्शन लाइन में मैंने बताया था, सक्शन लाइन में फ्लो होते टाइम जो है सराउंडिंग से हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है, ये भी कारण हो सकता है। इवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट के निकलने के तुरंत बाद इवोपरेटर में ही अतिरिक्त हीट ट्रांसफर सरफेस से हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, ये भी रीज़न हो जाता है। इवोपरेटर से फ्लो के पूर्व ही एक्सपेंशन वाल्व का रेफ्रिजरेंट फ्लो पर, देखिए मैंने बताया था कि एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट के फ्लो का जो है जो है कि उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कंट्रोल जो कि कंट्रोल करने का जो है जो कि व्यवस्था जो है एक्सपेंशन वाल्व में होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इवोपरेटर से जो है ये तो आपका रीजन हो गया। तो फाइनली एक देखिए नोट लिखा हूँ मैं कि सुपर हीटिंग के फलस्वरूप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता है, गुड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बट इस वृद्धि की कंपेयर में कंप्रेशन वर्क में वृद्धि अधिक होती है, जिसके कारण रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी क्या हो जाता है, कम। ये शुरू में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था, ठीक है। चलिए अब 2 3 4 5 6 7 यानी अब दूसरा प्रोसेस मैंने कहाँ से कहाँ लिया हूँ, 2 से लेके 0.7 तक, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, जो मैंने बताया था वही सब चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। यह प्रोसेस रेफ्रिजरेशन, सॉरी एयर प्रोसेस रेफ्रिजरेंट, REF लिखा हो तो रेफ्रिजरेंट होगा, COMP लिखा हो तो कंप्रेसर होगा, ठीक है। और जहाँ पर रेफ्रिजरेशन होगा वहाँ पे मैं पूरा लिखा हूँ, जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे मैं भी पूरा लिखा हूँ। लेकिन मैं रेफ्रिजरेंट और कंप्रेसर को एज ए शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। तो यह प्रोसेस रेफ्रिजरेंट के कंप्रेसर से फ्लो को शो करता है। अब इसमें क्या होता है, जब रेफ्रिजरेशन सक्शन वाल्व से 0.3 पर कंप्रेसर, सॉरी 0.3 नहीं होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, ठीक है, 0.2 होगा। तो 0.2 से ही जो कंप्रेसर में एंट्री करता है, तो घर्षण के कारण रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है PRE का मतलब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से कंप्रेसर में जो है कि चूसड़ दाब मतलब सक्शन प्रेशर पर एंट्री करता है, ठीक है। चूसड़ के दौरान कंप्रेशन के पूर्व रेफ्रिजरेंट के कंप्रेसर के सिलेंडर वाल के कांटेक्ट में आने पर कोल्ड रेफ्रिजरेंट का ताप जो है 0.4 तक बढ़ जाता है। आप अच्छी तरह से मैंने बताया था कंप्रेसर वाल से हीट एनर्जी जो है रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफ़र होती है, तो जो है कि रेफ्रिजरेंट का हीटिंग होता है, ठीक है, सेंसिबल हीटिंग होता है, मीन्स टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था कि लेटेंट हीटिंग या जो कि लेटेंट कूलिंग, ये क्या होता है, इसमें फेज चेंज होता है बट टेम्परेचर सेम होता है। बट अगर मैं सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है, बट आपका जो फेज़ है वो आपका कांस्टेंट रहता है, मीन्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने पिछली क्लास में जब ऑफलाइन की क्लास मैंने लिया हुआ था, जस्ट उसमें मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए 0.5 से 6 आपको पहले मैंने बताया हुआ था कि ना तो आइसेंट्रोपिक होता है ना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक का मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र ना होना, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने बताया हुआ कि सिलेंडर वाल एंड रेफ्रिजरेशन वेपर के
मतलब सॉरी रेफ्रिजरेंट वेपर के बीच हीट ट्रांसफ़र होता है। यू आर ऑल्सो नो अबाउट दैट पॉइंट बिकॉज द सिस्टम जो द साइकिल इज़ रियल वेपर कंप्रेशन साइकिल विट और यू कैन से इन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये ना तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है ना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन के एंड में वेपर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सिलेंडर वाल से अधिक होता है। ये भी मैंने पहले बताया हुआ था जिसके कारण डिस्चार्ज के दौरान ही आपका जो है रेफ्रिजरेंट से हीट एनर्जी किस में जाती है, आपका जो है कि कंप्रेसर वाल्व में जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे सेंसिबल कूलिंग होती है। वो भी आपको ये जो हीटिंग एंड कूलिंग होती है ये कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। ठीक है, ड्यू टू द कंडेंसर प्रेशर जो है वो जो है कि लेस देन रियल डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, देन यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। देन आफ्टर दैट वो जो है आपका रेफ्रिजरेंट जो है एंट्री करता है किसमें, कंडेंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो है फिर से मैंने बताया था फाइनली COP कम होता है। बट आपका COP कब ज़्यादा होगा, जब आपका जो है उसको जो है मैं सब कूल्ड लिक्विड जोन में लेके जाऊँगा। मैं सिर्फ सब कूलिंग करूँगा किसका, रेफ्रिजरेंट का। कि कैसे हम लोग जो है कंडेंसर में जो है अमाउंट ऑफ एयर और यू कैन से इन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसको जो है हम लोग बढ़ा देते हैं किस में, कंडेंसर में। तो जो है पर केजी जो है रेफ्रिजरेंट से जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ तो वही होता है। ठीक है, तो यही हमने किया है कि इस प्रोसेस के दौरान अब देखिए हम लोग इस 7 से अब फाइनली हम 11 तक आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फाइनली 10 तक आ रहे हैं। ठीक है, 7 से 10 तक। तो इस प्रोसेस में आप अच्छी तरह जानते हैं 7 से जो है कंडेंसर में एंट्री करता है। ठीक है, तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ 7 से 10 पॉइंट पे इस प्रोसेस के दौरान रेफ्रिजरेंट का कंडेंसर में फ्लो होता है। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कंडेंसर में फ्लो होता है ड्यू टू द डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द डिस्चार्ज वाल ऑफ जो है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 7 से 8 के बीच में आपको अच्छे से बताया सुपर हीटेड वेपर का क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का जो है सब कूलिंग होता है, सेंसिबल कूलिंग होता है। तो फाइनली जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, सेचुरेटेड वेपर पे पहुँच जाता है, यानी सेचुरेटेड वेपर लाइन पे आ जाता है। जिसका हम लोग कौन से फेज में है, सेचुरेटेड